हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ अमित वाईटी चैनल में। तो बच्चों, आप सबको जानकारी होगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का जो एग्ज़ाम है वह 8 फरवरी को होना है। तो आप जो है अच्छे से सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है साइंस का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। आप सबको पता होगा कि जो है आपका पेपर 4 भाग में बँटा होता है, जिसमें भाग 1 में आपको हिंदी, फिर उसके बाद इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ और अंत में आपको साइंस पूछा जाता है। हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन, मैथ से 35 और साइंस से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको साइंस के 35 क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया है उन सब का जो है क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप निर्देश पढ़ सकते हैं। निर्देश 66 से 100 प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर चुनकर उसको OMR पत्रक या उत्तर पत्रिका पर युक्त स्थानों पर दर्शाना है। 66 क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर इस प्रकार आपतन करती है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री है। यदि यह किरण 10 डिग्री के कोण से दर्पण की ओर घूमकर दर्पण के उसी बिंदु पर आपतन करती है, तो आपतित किरण और नई परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। इस प्रश्न का आपको जवाब देना है। पहले तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर दें। ऑप्शन ए 100 होगा, 110 डिग्री या 130 डिग्री या 140 डिग्री। तो आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। कह रहा, कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण, तो मान लेते हैं ये आपका समतल दर्पण है। परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री है। तो आगे पढ़ना, यदि जो किरण है 10 डिग्री के कोण से दर्पण की ओर घूमकर दर्पण के उसी बिंदु पर आपतित होती है। सबको पता है, यदि हम यहाँ से नॉर्मल अभिलंब खींचते हैं, फिर से एक बार बनाते हैं। यह हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का 120 डिग्री। अगर यहाँ से अभिलंब खींच दे तो आपको पता है इधर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा, तो यह भी 60 हो जाएगा, यह भी 60 हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया कि जो है यह जो आने वाली किरण है यह 10 डिग्री दर्पण की ओर और झुक जाती है और परावर्तन उसी बिंदु पर होता है जहाँ पहले होता था आपतन। तो यह 10 डिग्री जो है इस कोण इससे झुकी हुई है। तो पूछ रहा है अब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। जैसे यह 10 डिग्री झुकेगा तो यहाँ जो है टोटल आपका 70 डिग्री का कोण बनेगा इधर, और इधर भी 70 डिग्री। इस प्रकार से आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होगा वह 140 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाला क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है 67, मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है। ए कार्निया, बी परितारिका, सी लेंस और डी पुतली। तो आपको इसका सही जवाब देना है। मानव नेत्र का वह कौन सा भाग है जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है, जिससे किसी की आंखें नीली और काली या भूरी दिखाई देती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, परितारिका जो है आंखों को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न फिर जो है आपका प्रकाश से ही है 68, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 डिग्री है, तो आपतित किरण और दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। यह एक समतल दर्पण हो गया। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 130 डिग्री है। यहाँ से यहाँ 130 डिग्री है। तो अगर हम अभिलंब खींचे तो आपको इधर हो जाएगा 65 डिग्री,
और इधर भी जो है 65 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो आपसे पूछा है दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण होगा आपतित किरण और दर्पण। तो आपतित किरण यहाँ है, दर्पण यहाँ है, इसके बीच का कोण पूछा है। तो आप सभी पता है कि यह जो है अभिलंब है, तो यह पूरा जो है 90 डिग्री होगा, जिसमें से 65 डिग्री यहाँ बना है, तो इधर जो है आपका 25 डिग्री होगा। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए 25 डिग्री। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 69। भूकंप अधिकतर इनके कारण आते हैं। ए ज्वालामुखी विस्फोट उद्गार, बी उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, सी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, डी पृथ्वी की भूपर्पटी में पृथ्वी की प्लेटों की गति। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। जब पृथ्वी की भूपर्पटी की प्लेटों में जब गति होती है, टेक्टोनिक प्लेटों के बीच जब गति होती है, तभी जो है भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न आपका 70 यहाँ तक आना है। निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। कथन 1, तड़ित चालक भवनों इमारतों की तड़ित प्रभाव से सुरक्षा कर सकते हैं। 2, अधिकांश भूकंप अधिक गहराई पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोटों के कारण आते हैं। 3, तड़ित के समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके कंप्यूटर और टीवी का उपयोग सुरक्षित होता है। 4, किसी वस्तु पर आवेश अथवा नहीं इसके परीक्षण के लिए किसी विद्युतधर्षी का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो आप सबको पता है कि तड़ित जो है चालक क्यों प्रयोग करते हैं, तो भवनों को जो है तड़ित से प्रभाव से सुरक्षा। तो पहला तो सही है, पहला कथन सही है। इसके बाद अधिकांश भूकंप अधिक गहराई पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोटों से नहीं आता है, टेक्टोनिक प्लेटों के जो है कंपन से आता है। तीसरा है तड़ित के समय कमरे के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर और टीवी का उपयोग सुरक्षित नहीं। किसी भी कंप्यूटर या जो है तार वालों चीज़ों का हम उपयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है किसी भी वस्तु पर आवेश है अथवा नहीं इसके परीक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, विद्युतधर्षी। तो ये भी सही है। तो आपका सही कथन है 1 और 4। तो यह जो किसमें दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 71। क्या बोला गया 71? कौन सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है? ए चुंबकीय सुई का विचलन जब उससे किसी विद्युत धारावाही चालक तार के पास रखें। बी विद्युत बल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा व प्रकाश का उत्सर्जन। सी पंखे के ब्लेड का घूर्णन जब धारा पंखे में से प्रवाहित होती हो। या डी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुलों का प्रकट होना जब उनमें आंशिक रूप से पानी जिसमें कुछ मात्रा में अम्ल की हो में डुबोते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित। तो आप सबको पता है विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव है यह चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता ही नहीं होगा। यह जो प्रकाश और ऊष्मा तो उसमें प्रभाव हो जाएगा। यह जो है विद्युत धारा का भी चुंबकीय प्रभाव, क्योंकि पंखे घूम रहे हैं ब्लेड, जबकि यही सही है। जब हम किसी इलेक्ट्रोड को ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड को पानी में डालकर जो है उसमें कुछ अम्ल डाल के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आंशिक रूप से बुलबुले निकलते हैं। तो यह घटना जो है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव को दर्शाती है। विकल्प नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 72। संगीत उपकरण जो एक तारा हो वह मंजीरा में कंपन के भाग क्रमशः होते हैं। अर्थात आपको बताना है कि एक तारा और मंजीरा में हम किस भाग से जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं। स्वयं उपकरण ही एक तारा या मंजीरा में वायु स्तंभ। बी वायु स्तंभ या तनित झिल्ली। सी तनित डोरी व स्वयं उपकरण ही। या डी तनित झिल्ली व स्वयं उपकरण ही। सही विकल्प इसका सी होगा, तनित डोरी व स्वयं उपकरण। जो एक तारा होता है उसमें जो है तार बने होते वही जो है कंपन करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और पूरा मंजीरे में तो हम जो है दोनों को ही आपस में जब पीटते हैं तभी जाके ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें पूरा उपकरण बजता है और इसमें तनित डोरी जो है बजने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 73। किसी क्षीण ध्वनि की प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होगी। ध्वनि के किस गुण को हमें जो है बढ़ाना होगा जिससे प्रबल ध्वनि उत्पन्न हो? तो ऑप्शन ए आवर्तकाल में, वेग में, आवृत्ति में या आयाम में। तो किसी भी ध्वनि की प्रबलता जो ध्वनि तरंग की जो है आयाम पर निर्भर करती है। आयाम क्या होता है? तो अगर हम किसी तरंग को दर्शाएं तो कंपन के दौरान जो है अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। इस डिस्टेंस को जो है आयाम कहते हैं। जितनी ज़्यादा आयाम होगी ध्वनि की प्रबलता उतने ज़्यादा ही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या बदलना होगा? उसका
आयाम। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 74, वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारत निर्भर करती है क्रमशः हैं। पहले तो यहाँ ध्यान देना है, दो चीज़ें पूछा है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है और तारत किस पर निर्भर। तो विकल्प एक, ध्वनि का आयाम व चाल, बी ध्वनि का आयाम व आवृत्ति, ध्वनि की आवृत्ति व आयाम, या चाल व आवृत्ति। तो अभी आपको बताया कि किसी भी ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम में। तो आवृत्ति तो गलत है, चाल भी गलत है। और तारत किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। तो विकल्प जो है बी सही होगा, ध्वनि की जो प्रबलता व तारत निर्भर करेगा आयाम एवं आवृत्ति पर। अगला प्रश्न 75, आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। ठीक, जब किसी कंपन का आयाम बढ़ता है तो उत्पन्न ध्वनि कैसी होगी, का तारत्व कम हो जाता है, अधिक तीक्ष्ण तीखी हो जाती है, का तारत्व अधिक हो जाता है, प्रबल हो जाती है। तो अभी बताए, आयाम अगर बढ़ाइएगा तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ेगी। विकल्प नंबर डी जो है सही होगा। एक ही जो है कंसेप्ट से इसने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए थे। अगला प्रश्न 76, रिपेल अर्थात मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेपथलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। ए कोलतार, कोक, कोल गैस या कोयला गैस या बिटुमिन। तो सही विकल्प होगा ए, नेपथलीन की गोलियां जो है कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं 78, यहाँ मैच करने वाले क्वेश्चन हैं। 77, नीचे दो कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। कॉलम 1 में रोग के नाम है और कॉलम 2 में जो है फैलाने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है। तो आपको बताना है इन सबको अगर हम मिला दें तो कौन सा विकल्प सही होगा। गेहूं का रस्ट रोग, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, और उधर प्रोटोजोआ वायरस, कवक और जीवाणु। तो आइए मिलाते हैं और देखते हैं कि जो है किससे कौन सा रोग होते हैं। तो पहला जो दिया है गेहूं का रस्ट रोग, तो गेहूं का रस्ट रोग किससे होता है। तो आपको गेहूं का रस्ट रोग तो जो हो जाएगा आपका गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण, गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण, टाइफाइड आप सबको पता है जीवाणु के कारण, जो है पोलियो वायरस के कारण, और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। अगर इस तरह से हम मिला दें तो इसका जो सही विकल्प होता है वो विकल्प नंबर सी जो है आपका सही होगा। विकल्प सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78, जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की अनुपस्थिति होने पर कोई टेटपोल वयस्क मेढक नहीं बन पाता। ए कार्बन, बी क्लोरीन, सी आयोडीन और डी नाइट्रोजन। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आयोडीन न होने के कारण जो है टेटपोल वयस्क मेढक नहीं बन पाता है। अगला प्रश्न है 79, केवल संपर्क बलों का वाला विकल्प कौन सा है। आपको पता होगा जो बल होते हैं वो दो तरह के, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। संपर्क बल वे बल होते हैं जब जो बल लग रहा हो दोनों सतहों के संपर्क के कारण लग। असंपर्क बल जो दोनों वस्तुओं में बिना संपर्क के ही जो है बल लगता हो, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, यह जो है असंपर्क बल के उदाहरण है। तो आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होता है। 79, केवल घर्षण बल व पेशी बल, स्थिर विद्युत बल या घर्षण बल, गुरुत्वीय बल व पेशी बल, या चुंबकीय बल व स्थिर विद्युत बल। तो आइए कौन सा ऑप्शन होगा अभी कमेंट करिएगा ज़रूर। तो चुंबकीय बल नहीं होगा, गुरुत्वीय बल नहीं होगा, तो आपका जो है पेशी बल और घर्षण बल, यह दोनों आपके जो है संपर्क बल के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं 80 नंबर 80, किसी आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर को किसी मेज के पृष्ठ पर उसके 3 फलकों जिसके क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यदि इस बॉक्स का द्रव्यमान 100 kg है तो सभी प्रकरण में मेज के पृष्ठ पर यह बॉक्स आरोपित करता है। ए समान प्रणोद अर्थात बल और समान दाब,
बी समान बल अर्थात परंतु भिन्न दाब, भिन्न बल परंतु समान दाब, भिन्न बल और भिन्न दाब। इसका जो सही आंसर होगा समान प्रणोद बल परंतु भिन्न जो है दाब तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो बल लगने वाला है वह समान ही लगेगा, थ्रस्ट जो है समान लगेगा। अगला प्रश्न 81, किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा है नहीं होता है। ये अचानक लंबाई में वृद्धि, स्वर यंत्र में वृद्धि, गौण लैंगिक लक्षणों में विकास या त्वचा का वर्ण अर्थात रंग में परिवर्तन। तो इसमें जो है अगर किशोरावस्था के दौरान यह परिवर्तन त्वचा का रंग में वर्ण रंग अर्थात परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 82, मिलान करना है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करिए। लैक्टोबैसिलस सही मिलान आपको चुनना है, कौन सा जो है सही मिलान है। तो इसका जो सही मिलान है, इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, 1 मिनट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है आपका 83, लुई पाश्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई 2 खोज क्रमशः है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, किण्वन और पाश्चरीकरण लुई पाश्चर द्वारा दी गई व्यावसायिक खोज है। अगला प्रश्न है आपका 84, 2 फसलों के उस समूह को चुनिए जिनमें भूमि में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए एक के बाद दूसरी खेत में उगाया जाता है। धान व गेहूँ, फलियां व गेहूँ, धान व मक्का, मक्का व कपास। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, फलियां व गेहूँ। अगला प्रश्न 85, किसी फसल की बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को क्या कहते हैं? थ्रेशरिंग, फटकना, जुताई या समतलीकरण। तो आपको बताना है कि हम जब किसी फसल की बुआई करने से पहले खरपतवार हटाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो विकल्प नंबर सी, जुताई। अगला प्रश्न है 86, कृषि पद्धतियों में एक कारक मिट्टी तैयार करना जिसके फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पोली हो जाती है, कथनों में कौन सा इस पद्धति का लाभ नहीं है? तो इसका जो लाभ नहीं है तो मिट्टी को समतल बनाना सहायक नहीं होती है। अगला प्रश्न है 87, देशों में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की है जिसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसमें लागू की गई है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, सतपुड़ा या फिर पंचमढ़ी जो है। तो इसका जो सही आंसर होगा विकल्प एक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, तो कॉलम 1 को मिलान कर उस विकल्प को चुनिए जो सही नहीं है। तो विकल्प कौन सा चुनना है जो सही नहीं है? तो इसमें विकल्प बी होगा, प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले को हम स्थनिक जंतु का। बाकी अभ्यारण्य जलावन पौधों की लकड़ी और औषधि पौधों को एकत्र करने जैसे कार्यकलापों की स्वीकृति होती है। संकटापन, तो इसका जो हो जाएगा प्राकृतिक आवासों की क्षति के कारण उनकी संख्या का घटना, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति केवल किसी एक क्षेत्र में ही पाया जाना। अगला प्रश्न है आपका 89, दर्पण से है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, आभासी, सीधा और वस्तु के आकार से छोटा होता है। 90 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। कथनों का अध्ययन कीजिए और आपको सही कथन चुनना होगा। पहला भू संपर्क वो प्रक्रिया है जिसमें आवेशित वस्तु के आवेशन को पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, सही है। तो एक सही कथन है। 2 तड़ित की अवधि में विद्युत विसर्जन 2 आवेशित बादलों के बीच होने के साथ आवेशित बादलों और पृथ्वी के बीच होता है, ये भी सही है। अगला, गरज वाले तूफानों के समय वायु की धाराओं और कारण बादलों के ऊपरी किनारों के निकट ऋणावेश एकत्र हो जाता है और धनावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाता है, नहीं, ये गलत है। अगला देख लेते हैं, 1 और 2 सही है। जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मिलते हैं तो चमकीली धारियाँ और ध्वनि उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका 1, 2 और 4 सही होगा। 1, 2 और 4 विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं 91, कथनों पर सही कथन चुनें। तो इसका जो सही आंसर होगा, घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, नहीं।
किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल जिस तरल में वह गति कर रहा है उस तरल के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत। घर्षण सदैव गति की दिशा में, ये तो गलत ही है। कोई वायु अत्यंत हल्की और विरल है तो वह मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं पर कोई घर्षण बल नहीं लगाती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह विकल्प नंबर बी, वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल जिस तरल में वो गति कर रहा है उस तरल के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न 92, मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति परिसर का परास है, तो आप सभी जानते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है 93, भारी बोझ उठाने वाला कुली एक लंबा सूती कपड़ा का टुकड़ा और बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले इस कपड़े को गोल चकती की लपेट कर अपने सिर पर रखता है और इस पर बोझ रखता है। ऐसा क्यों करता है? बोझ के प्रणोत को घटा लेता है, अपने सिर के संभावित चोट से बचा लेता है, अपने सिर बोझ द्वारा लगने वाले बल को, बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ा लेता है। विकल्प नंबर डी होगा। एरिया बढ़ जाने से जो है प्रेशर घट जाता है जिससे वह आसानी से ले जाता है। 94, हाइड्रा और ईस्ट में कौन सा जनन होता है? तो मुकुलन बड़ी। अगला क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो मेढक। अगला प्रश्न है 96, किस व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन? तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है कलम 1 कलम 2 से। अंडाशय में क्या होता है? शिशु का निर्माण? नहीं, अंडाशय में जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। 1 और 2 मिलाइए। फेलोपियन नलिका में डिंब का निर्मोचन होता है, विकसित अंडाणु का निषेचन, और सी गर्भाशय में शिशु का विकास। तो इस तरह से अगर हम मिलाएं तो इधर हो जाएगा, यहाँ होगा और यह यहाँ। ए का 2, बी का 3 और सी का 1। विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 98, कौन एक ईंधन का ऊष्मीमान सर्वाधिक है? सर्वाधिक ऊष्मीमान जब भी है तो आपको ध्यान देना इस ऐसे ऑप्शनों में CNG। यहाँ जो दिया है इन सभी में से किसका जो अधिक है? CNG। अगला, वनोन्मूलन का परिणाम है वर्षा और मृदा की उर्वरता में वृद्धि? नहीं। भौम जल स्तर में वृद्धि? नहीं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि? नहीं। वायुमंडल प्रदूषण के स्तर में कमी? तो इसका विकल्प सी होगा, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि। वनोन्मूलन का मतलब पेड़ पौधे का कटना, तो इससे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है। लास्ट क्वेश्चन है, 1 को 2 से मिलाइए। पेट्रोल निर्जल धुलाई, डी का जो है आपका, डी का 2 में। डीजल भारी वाहनों में, बिटुमेन तो आपका हो जाएगा सी को 1 में। फिर इसके बाद बिटुमेन जो है पेंट, पैराफिन, मोम, वैसलीन बनाने में। इस तरह से जवाहर नवोदय 2023 जो है 24 में क्लास 9 के लिए जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे बताए जा चुके हैं, और आपको कई सारे मॉडल पेपर का जो है क्वेश्चन साइंस के दिए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जो है वीडियो में जो है चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं। ऐसे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।